हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो। आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो की बुक का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस लेसन को हम पूरा फिनिश करेंगे और समझेंगे कि इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है। लेसन को शुरू करने से पहले कुछ ऑथर के बारे में बताया हुआ है और लेसन कहाँ पर बेस्ड है और इसकी स्टोरी की थीम क्या है वो समझाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, यहाँ पर ऑथर के बारे में बोला गया है। अल्फांसो डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। अल्फांसो डॉडेट 1840 से 1897 तक इनका जीवन काल था। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इसके बाद द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर 1870 to 1871। कहा जा रहा है कि जो लास्ट लेसन है उसका जो थीम है या उसका जो बेस है वो रखा गया है फ्रैंको पर्सियन वॉर, यानी कि पर्सिया और फ्रांस के बीच में एक वॉर चली थी 1870 से 1871 के बीच में। तो लास्ट लेसन की जो थीम है या इसका जो बेस है वो इसी के ऊपर रखा गया है। इन विच, जिसके अंदर फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस की हार होती है पर्सिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and the parts of Austria। तो कहा जा रहा है उस समय का जो पर्सिया था उसके अंदर आज का जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया को लेकर के ये पूरा बड़ा सा एक पर्सिया था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। जब वॉर चल रही थी फ्रांस और पर्सिया के बीच में तो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, एक लॉरेन और एक एल्सेस। ये दोनों जो होता है उस पर कब्जा हो जाता है पर्सिया का। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और हमें इस स्टोरी को रीड करना है और समझना है कि कैसे इस वॉर का असर उस स्कूल्स पर पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आपको उनके मीनिंग को इन्फर करना है। इन्फर करने का मतलब होता है आपको खुद से इंस्टिंक्ट लगा करके या खुद की नॉलेज के हिसाब से, जो भी आपका नॉलेज है उसके हिसाब से आपको गैस करना है कि इनके मीनिंग क्या है। तो पहला है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ये एक छोटा सा फ्रेज है, काउंटेड ऑन सेकेंड, थम्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, अ ग्रेट बसल, रीअप्रोच आवर सेल्फ विद। तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वो सभी हमें लेसन के अंदर मिलेंगे और उसे हमें क्या करना है, लेसन को पढ़ते हुए हमें इनके मीनिंग को भी समझना है। तो लेसन शुरू करेंगे और धीरे धीरे जब भी ये आएंगे तो मैं उनको हाईलाइट करते हुए उन्हें बताते हुए चलूँगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें और बहुत ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैंने बहुत लेट स्कूल, मतलब बहुत लेट हो गए थे स्कूल के लिए, है ना, बहुत लेट निकले थे। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किस चीज़ से? स्कॉल्डिंग से, डांट से। मुझे डांट पड़ेगी स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और इसका कारण क्या था? जो मिस्टर हैमल थे वो उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उससे रिलेटेड एक भी शब्द नहीं जानता था कि पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके रूल्स क्या हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं स्कूल से बाहर ही रहूं और पूरा दिन वहीं बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और जो दिन था वो बहुत ही सुंदर था, ब्यूटीफुल सा दिन निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल में जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। यहाँ पर ड्रिलिंग का मतलब ये है कि वो ड्रिल कर रहे थे। आपने देखा होगा जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या 26
जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है तो उस समय ड्रिल की जाती है, या वैसे भी जो हमारी फोर्सेस हैं वो ड्रिल करती हैं, वो प्रैक्टिस करती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक सॉ मिल है, उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। और ये सारी चीज़ें मनमोहक लग रही थी, और किससे ज़्यादा मनमोहक लग रही थी, जो पार्टिसिपल का रूल है उसे याद करने से अच्छा ये सारी चीज़ें देखने में लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं इन सब चीज़ों को रेसिस्ट कर सकता था, यानी कि इन सब चीज़ों को उलझे बिना मैं आगे बढ़ सकता था। हरीड ऑफ टू स्कूल, और ये फिर तेज़ी से स्कूल की तरफ चल पड़ता है। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, और वहाँ पर एक भीड़ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी थी। For the last 2 years all the bad news had come from there, है ना, कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वे सभी वहाँ से मिल रही थी। The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो इसके हिसाब से ये एक बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहा है, और जो कि टाउन हॉल में है, और वहाँ से क्योंकि कोई भी अपडेट जो वॉर चल रही थी उस समय कोई भी अपडेट थी वो बुलेटिन बोर्ड पर मिलती थी। तो वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ खड़ी थी और सभी लोग बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था और उसे ही पढ़ने में लगे थे। और फ्रेंड्स के हिसाब से, यानी कि जो बच्चा है जो स्कूल जाने के लिए निकला है, वो इस भीड़ को देख करके गैस करता है कि भाई कोई बात है और इस वजह से सभी खड़े हैं। और इसके हिसाब से पिछले 2 साल में लगभग जितनी भी बुरी खबर थी वो सारी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, है ना। जो युद्ध चल रहा था उसमें हार की खबर, है ना, सोल्जर्स की, कमांड ऑफिसर की खबर, इस तरीके की खबर वहाँ से मिलती थी। तो इसके मन में ख्याल आता है, क्योंकि इसने बुलेटिन बोर्ड नहीं देखा है, तो वो कहता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, है ना, कि अब क्या बात हुई होगी, है ना, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे हैं। तो इसके मन में ख्याल आता है कि भाई अब क्या बात हो गई, है ना, अब कैसी खबर है कि सब इतनी भीड़ लगाए हैं और रेड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो ये जैसे ही मतलब होता है ना कि क्योंकि ये बच्चा लेट हो गया था तो ये तेज़ी से निकल रहा था, तेज़ी से स्कूल जाने के लिए रेडी था। तो उसी समय एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जिसका नाम था वॉचर या वॉस्टर कह सकते हो इसे, हु वाज देयर, जो वहाँ प्रेजेंट था, वो खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का बेसिकली मतलब होता है जब कोई किसी काम को सीखने के लिए मतलब जाता है उसी को अप्रेंटिस कहा जाता है, या नौसिखिया कह दो, है ना, इसका सीधा सीधा मीनिंग। रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि हाँ वॉचर की बात हो रही है तो ये भी क्या कर रहा था, जो बुलेटिन था उसको रीड कर रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, है ना, कि आप बहुत तेज़ी से मत जाइए बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत समय पहले ही आप अपने स्कूल पहुंच जाएंगे, है ना, तो इसलिए जल्दी मत जाइए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच चुका था मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन के पास, और ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब इसकी सांसें फूली हुई थी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्कूल की तरफ जा रहा था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, अक्सर करके जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, कोलाहल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गलियों में सुना जा सकता था। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपका मिल गया है यहाँ पर। अ ग्रेट बसल का मतलब एक हलचल से है, बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, बहुत ज़्यादा नॉइजेज आती थी, और जिसको बाहर गली तक भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ बच्चों के लेसन को रीड करते हुए। वेरी लाउड, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में होता था। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने कानों को इस तरीके से ढक लेते थे ताकि हम उस शोर में भी उस लेसन पर ध्यान करके समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, है ना, रूलर का मतलब होता है जो लाइक स्केल टाइप का, स्केल ही होता है, तो वो रूलर क्या करते हैं, मतलब टेबल पर पटकते हैं तो उसकी आवाज़
यानी कि ये सारी आवाज़ें जब आती थी, जब भी स्कूल शुरू होता था तो इस तरीके की आवाज़ें सुनने के लिए मिलती थी, और जो कहाँ तक सुनने के लिए मिलती थी, बाहर गली तक सुनने के लिए मिलती थी। बट नाउ इट वॉज सो बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय ये सारी चीज़ें या सारी आवाज़ें नहीं आ रही थी, सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू 1 सेकेंड I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। कि अक्सर करके जब ये लेट हुआ करता था तो उन आवाज़ों की वजह से कोई इस पर ध्यान नहीं देता था और ये आसानी से अपने डेस्क पे पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा शांत थी, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतनी शांत थी जैसे कोई एक संडे मॉर्निंग को हुआ करती थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने खिड़की में से झांका और मैंने देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर हैमल थे वो इधर उधर वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे क्लासरूम के अंदर, और आयरन रूलर उनके आर्म के नीचे यानी कि हाथ के नीचे दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे गेट खोल करके सभी के सामने से होते हुए अपनी डेस्क पर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड फॉरगेटन फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आप सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना शर्मिंदगी भरा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था कि मैं डोर को ओपन करूं और सबकी नज़रों के सामने, क्योंकि मैं लेट हूं, और जा कर के अपनी सीट पर बैठूं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली, बहुत प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी सीट पर जल्दी से बैठिए लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और हम शुरू ही करने वाले थे बिना आपके। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने जंप किया बेंच से और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक मैंने नहीं ध्यान दिया था। व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर, मैंने ये ध्यान दिया कि आवर टीचर मतलब जो मेरे टीचर थे मिस्टर हैमल, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and the prize days। तो उन्होंने एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, एक झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, और उनकी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि सभी पर कढ़ाई हुई हुई थी। दैट ही नेवर वोर, है ना, वो ऐसा मतलब रेगुलर नहीं पहना करते थे, वो सिर्फ किस दिन पहना करते थे, जिस दिन निरीक्षण का दिन होता था, इंस्पेक्शन का होता था, और प्राइज डेज, है ना, जो प्राइज दिए जाते थे उस दिन पहना करते थे। बिसाइड्स, इन सब चीज़ों के अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, उस दिन जो पूरा स्कूल था वो बहुत अजीब सा था। एंड सोलेमन, बहुत शांत था। बट द थिंग that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। अब यहाँ कह रहा है कि जो होल स्कूल था वो बहुत ज़्यादा अजीब था, किस वजह से? बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे सरप्राइज कर रही थी, है ना, क्योंकि कुछ नया हो रहा था। कैसे? ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंचेस थे इनकी क्लास के, जो पीछे के बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा क्या हुआ करते थे, खाली हुए थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्स, है ना, और विलेज के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जो कि उतने ही शांत थे जितने कि बाकी बच्चे। अब यहाँ कहा जा रहा है ओल्ड हॉइजर, है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम हॉइजर था। विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, उन्होंने 3 कोने की एक हैट पहनी हुई थी। थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और वहाँ पर एक फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले पोस्टमास्टर थे वही बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हॉजर बूढ़ा व्यक्ति था
वो एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, जैसे कि एक छोटी सी डायरी होती है पुरानी, तो वो लेकर के आया था, थम्ब्ड एट द एजेस, है ना। और जो डायरी थी वो कैसी थी, मतलब जैसे ओपन करते हैं तो कई बार 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 पकड़ने की वजह से वहाँ पर गंदा हो जाता है, वो धब्बे से बन जाते हैं, तो वो कैसा था, थम्ब्ड एट द एजेस, गंदा था। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, उन्होंने अपने घुटने पर उस छोटी सी पुस्तक को खोला हुआ था, खोल करके पकड़े हुए थे। एंड हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्हीं खुली हुई पेजेस में उन्होंने अपने स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा रख करके और अपने घुटने पर रख करके उस बुक छोटे से ओल्ड प्राइमर यानी कि छोटी सी बुक को पकड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, मैं जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, तो मिस्टर हैमल जो थे वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और उन्होंने एकदम ग्रेव यानी कि गंभीर और जेंटल, है ना, बहुत ही जेंटल टोन में बात कहना शुरू की। और वो कैसी थी, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि पहली बार जब जो फ्रेंच था, ये लड़का था, जब भी क्लास में एंटर करता है तो इसे बहुत विनम्रता से मिस्टर हैमल कहते हैं कि बेटा जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो उसे डांटते नहीं हैं, क्योंकि वो जब भी अक्सर करके लेट आता था तो उसको डांट पड़ती थी। तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल और बहुत अच्छी सी प्यारी सी टोन में वो सभी से बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यही लास्ट लेसन है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो मतलब एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेसेस एंड लॉरेन, है ना। और इस ऑर्डर में क्या बताया गया है कि जो एलेसेस और लॉरेन, क्योंकि ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंच के और इस पर कब्जा हो गया है पर्सिया का, तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी भाषा को पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा को। ऊपर बताया गया था लेसन में कि जो उस समय का पर्सिया था उसमें जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का मिल करके पूरा पर्सिया कहलाता था। तो उस हिसाब से जर्मन भाषा को, क्योंकि उनका कब्जा हो गया था फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट पर, जिसका नाम क्या था, एलेसेस और लॉरेन, इन पर कब्जा हुआ था, तो वहाँ पर ये अपनी भाषा को सिखाना चाहते थे। इंडिया में भी जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उन्होंने इंग्लिश भाषा को हम पर थोपा। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी दूसरी कंट्री अगर किसी कंट्री पर कब्जा करती है तो वो अपनी भाषा को उस पर लागू करती है या ज़बरदस्ती उन पर थोप देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो अगले दिन आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यही आपका लास्ट फ्रेंच का लेसन है, क्योंकि ये फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट थी और यहाँ पर फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी मिस्टर हैमल के द्वारा। तो इनका क्या कहना था कि भाई कल तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे जर्मन भाषा के और आज यही आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस लेसन को सीखें और पढ़ें। What a thunderclap these words were to me, है ना। तो जैसे बिजली कड़क जाती है या किसी चीज़ को सुन करके आप जब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएं, चौंक जाएं, है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये फ्रेंड्स के साथ हुआ। जो छोटा बच्चा था जो लेट आया करता था अक्सर, ओ द wretches, that was what they had put up on the town hall, तब इसके दिमाग में ये क्लिक करता है कि भाई जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी और सब लोग बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे थे और शायद यही न्यूज़ वहाँ पर दी गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, है ना। तो फ्रेंच अपने आप में ये सोचता है कि अरे ये लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैंने बहुत मुश्किल से, है ना, थोड़ा सा भी जाना है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मैं यहीं थम जाऊँगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं कितना सॉरी फील कर रहा था कि मैंने अपने लेसन को नहीं सीखा। Forsaking birds' eggs or going sliding on the shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि जब इसने सुना कि जो फ्रेंच भाषा है वो बस आज ही, मतलब आज ही उसका लास्ट दिन है, अब फ्रेंच भाषा को नहीं सीखने के लिए मिलेगा। अब क्योंकि इसको बहुत ही थोड़ा सा आता है फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ये कभी ध्यान नहीं देता था, जब भी इसे क्लास में पढ़ाया जाता तो ये अक्सर करके होता है ना कि उन चीज़ों को समझने की बजाय ये बाहर कौन कौन सी चीज़ें बोली गई हैं कि जब इसको लेसन पढ़ाया जाता था तो ये सीकिंग बर्ड्स है ना, तो ये पक्षियों के अंडों को ढूंढना, गोइंग ऑन स्लाइडिंग ऑन सार, है ना, फिसलना, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस व्हाइल अगो, जो बुक्स इनके पास थी वो बकवास सी लगती थी इसको,
ठीक है। सो हैवी टू कैरी, इतनी कि बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। होता है ना कि जब मन नहीं करता है किसी चीज़ को तो वो बेकार लगती हैं, तो बिल्कुल उसको हैवी लगता था उसको उठाने में। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, माई जो हिस्ट्री है सेंट्स की, है ना, संत गुरुओं की, पुजारियों की, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about this, his ruler and his cranky, how cranky he was. तो यहाँ कह रहे हैं कि अब जो मिस्टर हैमल हैं, क्योंकि अब उनका आज लास्ट दिन है और वे यहाँ से चले जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में वहाँ बैठे बैठे घूम रही हैं कि किस तरीके से मैंने लापरवाही की। जब पढ़ाया जा रहा था लेसन से तो मैं चिड़ियों के जो एग्स थे उनको देखने चले जाता था, सार पर स्लाइड करने चले जाता था, बुक्स मुझे बड़ी हैवी लगती थी, ग्रामर पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी लगती थी, है ना, क्योंकि पार्टिसिपल पर वो क्वेश्चन पूछने वाले थे और उसको कुछ भी नहीं आता था। इसी बात से वो डरा हुआ था और स्कूल नहीं जाना चाहता था। और क्योंकि थोड़े से जो मिस्टर हैमल थे वे क्रैंकी बिहेवियर के बताए गए हैं, थोड़े से सख्त थे, क्योंकि ये पढ़ता नहीं था तो इस वजह से सख्त भी थे। तो ये सारी चीज़ें, है ना, ये भूल रहा था। अब इसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये इसको, है ना, थंडर क्लैप की तरह पड़ा, जैसे बिजली गिर पड़ी हो। आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब ये कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से, है ना, इसी लास्ट लेसन की ऑनर में, रिस्पेक्ट में इन्होंने संडे क्लोथ, क्योंकि वो अक्सर करके संडे को ऐसे कपड़े पहना करते थे और इन्होंने पहने हुए थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ पाया कि उन्होंने क्यों इस प्रकार के कपड़े आज के दिन पहने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैं इस बात से भी समझ गया कि भाई जो विलेज के लोग हैं वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं पीछे रूम में। तो ये क्यों, क्योंकि बिकॉज दे वर सॉरी, है ना, उन्हें भी बहुत सॉरी फील हो रहा था उस चीज़ के लिए, क्योंकि वे भी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं आए थे पढ़ने के लिए फ्रेंच भाषा को। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर, और ये उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक यू बोलने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि जो इनके टीचर थे लगभग 40 साल से वे फ्रेंच भाषा को पढ़ा रहे थे, है ना, अपनी सर्विसेज दे रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वे लोग वहाँ पर इसलिए भी प्रेजेंट थे क्योंकि वे अपनी कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। दैट वाज देयर नो मोर, और अब वो कंट्री उनकी नहीं थी क्योंकि उस पर पर्सिया का कब्जा हो गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मेरे नाम को पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अभी मेरी बारी थी कि मैं पार्टिसिपल को समझाऊं या उसके बारे में बताऊं। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि जो पार्टिसिपल पूछा जा रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से बिना गलती के पूरा पूरा बताऊं। वेरी लाउड एंड क्लियर, है ना, बहुत ऊंची आवाज़ में और बहुत साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स स्टूड देयर, और जैसे ही इसने बोलना शुरू किया तो ये अटक गया, लड़खड़ा गया, और इसके जो शब्द थे वो क्लियरिटी से नहीं निकल रहे थे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और ये डेस्क पकड़ करके खड़े हो जाता है। माई हार्ट बीटिंग, और इसकी जो हार्ट था बेसिकली, है ना, दिल जो था वो तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, है ना, और ये ऊपर सर नहीं उठा पा रहा था, सामने की तरफ नहीं देख पा रहा था मिस्टर हैमल की तरफ। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, है ना, तुम खुद ही इसके बारे में बुरा फील कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, है ना, और कहते हैं कि तुमने देखा क्या हुआ, एवरी डे, यानी कि हर दिन क्या हो रहा था। वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर डे क्या कर रहे थे हम लोग कि भाई हमारे पास बहुत टाइम है और आगे हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना, कि हर रोज़ हम यही कहा करते थे अपने आप से कि भाई मेरे पास बहुत टाइम है और मैं चीज़ों को पढ़ लूँगा। आई लर्न इट टुमारो, कि मैं अगले दिन पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, है ना, तो कुल कहने का मतलब ये है कि भाई आप रोज़ अगले दिन पर टाल देते थे और इस वजह से आप देखो कहाँ आ गए हो। यानी कि उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता था, पार्टिसिपल पढ़ाया गया था क्लास में और आज
सभी बच्चों से पूछा जाने वाला था। तो जो फ्रेंड्स है, क्योंकि वो लेट आता था और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, है ना, इस वजह से उसको कोई भी चीज़ें याद नहीं थी। बट उसको भी बहुत सॉरी फील हो रहा था कि मैं फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाया हूँ और अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। तो जब मिस्टर हैमल उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पार्टिसिपल क्या है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैं सही सही एकदम अच्छे से बताऊं कि पार्टिसिपल क्या होता है, बट वो जैसे ही बोलना शुरू करता है वो मतलब अटक जाता है और बोल नहीं पाता है। इस वजह से जो मिस्टर हैमल थे उसको बोलते हैं कि बेटा तुमने देखो कहाँ आ गए हो, है ना, क्योंकि हम हर दिन क्या कर रहे थे, अगले दिन पर टाल दे रहे थे। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलएसएस, यही ग्रेट ट्रबल है एलएसएस के लोगों के। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, जो लर्निंग है यानी कि सीखने की चीज़ है उसको कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। यानी कि अब पर्सिया का कब्जा हो गया है। तो जब पर्सियन लोग यहाँ आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको तो अपनी भाषा को बोलना और लिखना ही नहीं आता है, तो आप कैसे एक फ्रेंचमैन हो सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। अब यहाँ कह रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, कि आप ही नहीं सबसे ज़्यादा दोषी हो लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद, है ना, कि हम सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष है इस चीज़ में। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, है ना, कि आपके पेरेंट्स ने कभी भी इच्छा नहीं दिखाई बहुत ज़्यादा कि भाई तुम्हें इस भाषा को सीखना चाहिए या लर्निंग की तरफ अप्रोच करना चाहिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म एट द मिल्स, है ना, बल्कि इसके बजाय वो क्या करते थे, मिल में आपको काम कर भेज देते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उससे थोड़ा बहुत पैसा और आ जाए। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन ब्लेम टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं कई बार भेजा कि भाई मेरे जो फ्लावर्स हैं उनको पानी दे दो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब भी मैं तुम्हें क्या करता था, छुट्टी दिया करता था। तो ये अपने आप को भी मिस्टर हैमल ब्लेम करते हैं और फ्रेंड्स के पेरेंट्स के लिए भी वो कहते हैं कि भाई उन्होंने भी तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई सिखाने के लिए, और वे भी तुम्हें मिल पर भेज देते थे काम करने के लिए ताकि उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं। और मिस्टर हैमल भी अपने लिए क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो फूल थे उनको पानी देने के लिए बोल देता था जब तुम्हें पढ़ाई करनी होती थी कई बार, और कई बार मैं फिशिंग पर जाता था तो मैं आपको क्या करता था, छुट्टी दिया करता था। Then from one thing to another Mr. Hamel went on to talk of the French language, है ना, तो एक के बाद एक उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कई चीज़ें कहीं, saying that it was most beautiful, है ना, उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से पार्ट की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा फ्रांस है ना, जो भी डार्क लाइन से आप देख रहे हो ये सब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, फ्रांस है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ये लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है और एक एल्सास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ये देखिए ये पार्ट क्या है, जर्मनी का। तो यानी कि जो फ्रांस और जर्मनी है ना, ये जो पर्सिया था, इनके बीच में युद्ध चल रहा था, और जो जर्मनी था या फ्रांस था, सॉरी पर्सिया था, उसका जो कब्जा हो गया था ये दो डिस्ट्रिक्ट जो कि फ्रेंच की है। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये किसके हाथ में चला गया, पर्सिया के हाथ में चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो मिस्टर हैमल कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, है ना, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, है ना। तो उन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको, है ना, बहुत ब्यूटीफुल बताया, बहुत बताया कि भाई ये क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग, है ना, कि हमें इससे सुरक्षित रहना चाहिए। और इनका कहना था कि भाई अगर कोई देश गुलाम होता है तो जो उसकी भाषा होती है वही उसको आज़ादी दिला सकती है, जैसे कि कोई प्रिजन में यानी कि कोई जेल में बंद हो और उसकी चाबी उसके हाथ में हो, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई देश गुलाम बन गया है तो उसकी भाषा ही उसको आज़ादी दिला सकती है। ऐसा किसका कहना था, मिस्टर हैमल का कहना था। Then he opened a grammar and read us
आवर लेसन। तो उन्होंने ग्रामर की बुक को खोला और लेसन पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, है ना। और मैं इस चीज़ को, है ना, देख करके बहुत मतलब अमेज हुआ कि मैंने कितनी आसानी से उसको समझ लिया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, है ना। जो भी मिस्टर हैमिल ने पढ़ाया ग्रामर में, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिस्टर फ्रेंच को समझ आ गई थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और ये अपने बारे में जो फ्रेंच था वो कहता है कि मैंने कभी इतना केयरफुली तरीके से नहीं सुना था, शायद इस वजह से भी वो जो ग्रामर का लेसन था वो बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, है ना। और ये भी मानना था फ्रेंच का कि भाई जो मिस्टर हैमिल थे उन्होंने भी कितने मतलब होता है ना कि इस पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया था, शायद इस वजह से भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर हैमिल थे वो जितनी भी नॉलेज रखते थे वो सभी जितने भी उस क्लासरूम में लोग बैठे थे उन सभी को वो नॉलेज एक साथ दे देना चाह रहे थे, है ना, ताकि वो यहाँ कहा गया है कि बिफोर गोइंग अवे, यानी कि वहाँ से जाने से पहले वो जितना हो सकता था, जितनी नॉलेज उनके पास थी वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके मैं इनको दे सकूँ नॉलेज। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग दैट डे। मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एलिसेस, फ्रांस एलिसेस। तो जब ग्रामर का लेसन ख़त्म हो गया उसके बाद जो मिस्टर हैमिल थे वो राइटिंग करवा रहे थे, यानी कि लिखवा रहे थे। और मिस्टर हैमिल नई कॉपीज़ लेकर के आए थे सभी के लिए, और जिस पर राउंड यानी कि गोलाई में लिखा हुआ था फ्रांस एलिसेस, फ्रांस एलिसेस। ये दोनों फ्रांस और एलिसेस, क्योंकि जो एलिसेस है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है और फ्रांस इनकी कंट्री का नाम है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, है ना। और ऐसा लग रहा, माफ़ कीजिएगा कुछ इशूज़ की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मैं दोबारा से इस चीज़ को रीड कर देता हूँ। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो फ्रांस का फ्लैग था बिल्कुल वो क्या कर रहा था, जैसे पूरे क्लासरूम में मतलब फ्लोट कर रहा हो, बह रहा हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, है ना, कि हर कोई अपने काम में बिजी था और इसी वजह से हर तरफ शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, है ना। और कौन सा साउंड आ रहा था, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, क्योंकि पेन से कोई लिख रहा है, कोई कुछ ड्रॉ कर रहा है, तो उसकी वजह से सिर्फ उसी का साउंड आ रहा था, अदरवाइज हर चीज़ शांत थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स, कुछ भंवरे टाइप के कीड़े वो क्या हुए, उड़ करके क्लासरूम में आए, बट किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे उस क्लासरूम में बैठे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेस हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो अपने, है ना, जो फिश पकड़ने वाला हुक होता है वो उसको ड्रॉ करने में लगे थे और वो बिल्कुल उसमें डूब गए थे जैसे कि वो भी एक फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, है ना, कि छत पर जो पिजन थे, कबूतर थे, उन्होंने कू किया यानी कि साउंड किया। विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, है ना, तो वे क्या पिजन को भी जर्मन की भाषा में गाना सिखा देंगे, ऐसा किसने सोचा, मिस्टर फ्रेंच ने, वो जो छोटा बच्चा है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो यहाँ कहा गया है कि जब भी मतलब जो फ्रेंच था वो अपना काम करते हुए जब ये मिस्टर हैमल की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो मिस्टर हैमल हैं वो अपनी चेयर पर एकदम स्थिर बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं और वो हर एक चीज़ को निहार रहे हैं, बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं, है ना। और ऐसा लग रहा था मानो कि वो अपनी मतलब लाइक मेमोरी में वो सारी चीज़ों को बसा ले जाना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, है ना, कि वो लगभग 40 साल से उस सेम जगह पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। जो उनका गार्डन था वो विंडो के बाहर छोटा सा गार्डन दिख रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना, और जो उनकी क्लास थी वो उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट
ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, है ना। worn स्मूथ का मतलब क्या है, जब लगातार किसी लकड़ी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो हल्की सी मतलब घिस जाती है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें मतलब वैसी की वैसी ही थी जैसे वो पहले थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट मतलब अखरोट होता है, तो उसके पेड़ इन द गार्डन वर टॉलर, वो धीरे धीरे मतलब उनकी ऊंचाई बढ़ गई थी। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, है ना। और जो उन्होंने होप वाइन, एक तरीके की बेल होती है, बेल अक्सर करके ना किसी चीज़ के सहारे लिपटती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर होप वाइन था जो उन्होंने खुद ही प्लांट किया था, खुद ही लगाया था, वो विंडो से होते हुए छत की तरफ बढ़ रहा था उतनी ऊंचाई तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, है ना। तो ये मिस्टर हैमल के लिए कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें छोड़ के जाना कितना दुखदाई होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनकी जो सिस्टर थी मिस्टर हैमल की, वो ऊपर सारी चीज़ों की पैकिंग कर रही थी, और क्योंकि उनको अगले दिन कंट्री को छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, बट उनके अंदर इतनी करेज थी कि वो पूरे लेसन को लास्ट तक पढ़ें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, जब हमने राइटिंग फिनिश की उसके बाद हमने हिस्ट्री का लेसन किया। एंड देन बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बू बू, है ना। तो बच्चों ने क्या चाचा क्या चैंट किया, क्या रीड किया, बा बे बी बो बी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। तो जो ओल्ड हॉजर यानी कि बूढ़े हॉजर ने क्या किया, जो पीछे बेंचेस पे बैठे हुए थे, उन्होंने वही छोटी डायरी ली हुई थी, वो अपना स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा लगाते हैं और उसी डायरी में से रीड करते हैं। जो यहाँ बताया गया है कि छोटे बच्चों ने रीड किया, बिल्कुल वो वही पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, है ना। और हम सब देख रहे थे कि जो मिस्टर हॉजर हैं वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रैम्पल्ड विद इमोशन, जो उनकी वॉइस थी वो लड़खड़ा रही थी इमोशंस की वजह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा था, मतलब बहुत मजाकिया लग रहा था, और हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन, है ना। और कितने अच्छे तरीके से मुझे वह लास्ट लेसन अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 दैट द एंजलस। एक्चुअली जैसे मुस्लिम धर्म में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका फ़िक्स टाइम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से चर्च में भी जो प्रेयर होती हैं उनके फ़िक्स टाइम होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब घड़ी में 12 बजे तो उस टाइम पे मतलब प्रेयर होने वाली थी, जिसका नाम एंजलस बोला गया है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। तो यहाँ कहा गया है कि उसी समय बिल्कुल जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल फिनिश करके लौट रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमल जो थे वो खड़े होते हैं, वेरी पेल का मतलब जो उनका चेहरा है वो बहुत पीला पड़ गया, मुरझाया हुआ है। इन हिज चेयर, है ना, अपने चेयर से खड़े होते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो बहुत थोड़े कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, है ना, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन, है ना। जब मिस्टर हैमल ने शुरू किया बोलना, उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड्स, और उसके बाद वो आई 2 बार इस बार बोल करके चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी वॉइस थी वो चोक हो रही थी, है ना, वो अवरुद्ध हो गई थी, वो उनकी वॉइस नहीं निकल पा रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक उठाते हैं। बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, है ना। और होता ना कि उस दिन चॉक की वजह से जो इमोशन है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उठते हैं और चॉक से बोर्ड पर क्या लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस। बेसिकली ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, है ना। और उन्होंने बिना कुछ किए बस हाथ से इशारा किया कि स्कूल फिनिश हो गया है, डिसमिस हो गया है और आप सभी लोग जा सकते हैं। सो ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद एक्सरसाइजेस होंगी, तो उनके क्वेश्चंस भी आप देख पाएंगे दूसरे वीडियो में।
बट टोटल हमने जो लेसन था वो फिनिश कर लिया, एंटायर लेसन को फिनिश कर लिया है और आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, बाकी के लेसन भी फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।